ये कहानी एक ऐसे लेखक की है जो खुद को तो नारीवादी लेखक कहता था लेकिन अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता था। नियति ने भी उसके साथ अच्छा बदला लिया। जब सीमा ने पढ़ना बंद किया तब तक आधी रात हो चुकी थी। बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी काफी देर तक उसे नींद नहीं आई। उपन्यास देवी की घटनाएं आंखों के सामने आ रही थी। जीवन का आधा पड़ाव पार करने के बाद भी नायिका देवी के पुरुष अहंकार के साथ के बहादुर संघर्ष का एक यथार्थवादी सजीव चित्रण लेखक ने बड़ी खूबी से किया था। एक बार शुरू होने के बाद पाठक अंत तक उपन्यास को नीचे नहीं रखेगा, यह शायद लेखक को जरूर पता होगा। नारी शक्ति को आदि शक्ति क्यों कहते हैं, यह समझाने में लेखक बड़ा सफल हुआ था। सीमा के वो फेवरेट लेखक थे सुयोग देव, और वो इस अच्छे सज्जन व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए तरस रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से अब तक ये हासिल नहीं हो सका। लेकिन देवी पाठ समाप्त होते ही आज उसने ठान लिया था कि वो उनसे मिलके ही रहेगी। सुबह उठने के तुरंत बाद ही उसने सारी तैयारी कर ली। अपने प्रिय लेखक सुयोग देव के घर का पता उसे मुंह याद था। चूंकि आज छुट्टी है, उसे लग रहा था कि उसके प्यारे लेखक सुयोग देव जरूर घर पर होंगे। अनजाने में उसके कदम तेज हो गए। वांछित स्थान पर सबसे पहले जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वो थी दरवाजे पे लगी नेम प्लेट। वो हिंदी में नेम प्लेट देखकर उसके लेखक के प्रति प्रशंसा और बढ़ गई। जैसे ही डोरबेल बजी दरवाजा खुल गया। अंदर आओ, महिला ने कहा। बैठ जाओ। उसके स्वागत में स्नेह सीमा को छू गया था। जैसे ही सीमा कोच में बैठी, उन्होंने पंखा चालू कर दिया और उससे कहा, मैं पानी ला रही हूँ। सीमा के मन में विचार उमड़ रहे थे। ये सच है कि हमने लेखक को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, लेकिन अखबारों से, मैगजीन में अपनी तस्वीरों से वो काफी हैंडसम लगते हैं। ये बात तो पक्की है, लेकिन उनकी पत्नी काफी साधारण सी लगती है। जोड़ा हमेशा विषम होता है ना? आर्जवी स्वर में उसके कानों में शब्द पड़े। पानी ले लो। सीमा ने पानी लिया और उनसे पूछा, शायद लेखक मायो घर पे नहीं है, ऐसा लगता है। नहीं, श्रीमती देव ने कहा। जल्दी वापस आने का कोई मौका? सीमा ने पूछा। 4 दिन बाद गोवा में साहित्य सम्मेलन है, वे उसी के लिए गए हैं। मुझे खेद है आप उनसे नहीं मिल पाई, श्रीमती देव ने कहा। सीमा थोड़ा मुस्कुराई और उसने कहा, आप वास्तव में एक लोकप्रिय लेखक के साथी होने के लिए भाग्यशाली हो। आप एक लेखक के साथी होने के लिए बहुत भाग्यशाली हो। उसके वाक्य ने उनके घाव खोल दिए थे। श्रीमती देव की आंखों में उसे उदासी प्रतीत हुई। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? सीमा को लगा अपने आप को एक लेखक नारीवादी दिखने वाला लेखक बोल रहा था, लेकिन वो बहुरूपी तो नहीं। नहीं, ये वही है। सीमा के मन में एक लेखक के प्रति छवि में जबरदस्त दरार आ गई। वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे सबक सिखाने की जरूरत है। सीमा को लगा, अगर सच में ऐसा है तो उसे श्रीमती देव की मदद करनी चाहिए, समझना चाहिए आखिर वो इतने बड़े लेखक की पत्नी होकर भी क्यों खुश नहीं लग रही। आखिर क्या बात है? दूसरे के मन को अच्छे से समझने में सीमा काफी होशियार थी। श्रीमती देव की ओर देखते हुए सीमा ने कहा, मेरा नाम सीमा है और मुझे लग रहा है कि आप खुश नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मुझे अपनी छोटी बहन के जैसा समझिए। मुझे बेझिझक बताए कि क्या आपको कोई दर्द है। कुछ देर तक वो अंदाजा लगाने के लिए उससे देखती रही। आप अगर मुझ पर भरोसा कर सकते हो, सीमा ने भावुक स्वर में कहा। श्रीमती देव को सीमा की आंखों और आवाज के आश्वस्त करने वाले भावों ने प्रभावित किया होगा। ये एक अजीब सा एहसास रहा होगा। मेरा नाम सुगंधा, श्रीमती देव ने कहा। क्या बात है सीमा, तुम्हारे पास कोई जादू है? कैसे इतनी जल्दी दूसरे व्यक्ति के मन को जान लेती हो? सीमा मुस्कुराते हुए सुगंधा का हाथ थाम लेती है। भले ही हमारा कोई पुराना परिचय नहीं है, लेकिन आपको देख के ऐसा लगा कि आपने बहुत गहरी दोस्ती है, सुगंधा ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो रसोई में मैं चाय बनाती हूँ और मेरी राम कहानी सुनाती हूँ। चलो, सीमा मुस्कुराई। और इसे ही कहते हैं आंतरिक आकर्षण, सुगंधा ने मुस्कुरा कर कहा। चलो। चाय हो गई और सुगंधा ने शुरू किया। हमने बेहद पारंपरिक तरीके से शादी की। पत्रिका को देखते हुए बैठक करना, दहेज, वरदक्षिणा इत्यादि। दरअसल मुझे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने परिवार को साफ साफ बता दिया था। वो समय था जब सुयोग को लोग एक नारीवादी लेखक के नाम से पहचानने लगे थे। उनका काफी नाम होने लगा था। बहुरूपी व्यक्ति मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं भी सुयोग की मीठे मीठे बातों में आ गई। मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन जिसकी शादी हो रही है उसके मन की बात समझनी चाहिए। ये मेरे घर वालों को जरूरी नहीं लगा। हमने शादी कर ली। जब हम पहली बार घूमने निकले
तो मैंने अपने दिल सारी उत्तेजना उसे कह डाली। शादी की रिवाज मुझे पसंद नहीं आई, ये स्पष्ट रूप से तुमने मुझे कहा, ये अच्छा हुआ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं एक लेखक हूँ, लेकिन पहले एक इंसान हूँ। पति पत्नी में सामंजस्य हो तो संसार सुखी होता है। ऐसा कर कर उन्होंने सारी बातों पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने अपनी बातों से मुझे सम्मोहित कर दिया था। इसलिए गांव में शादी करने की उनकी जिद से मुझे अलग नहीं लगा। हमारे जमाई एक लेखक है। इसी बात से घर वाले और सारे गांव वाले बहुत ही खुश थे। मुझे लगा कि शादी में उनकी तरफ से बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन उनका एक दोस्त और कुछ बाराती और घर वाले छोड़ के कोई भी नहीं आया। इस बात ने कई लोगों को बहुत चौंका भी दिया था। कुशंका के बिच्छू ने सबको डंक मार दिया। तभी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खर्चे में नहीं डालना चाहता, इसलिए कम लोगों को बुलाया। लेकिन इन शब्दों ने एक बार फिर उनकी छवि को चमका दिया था। मेरा शादी के बाद नए जीवन के दिन बीत रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर न जाने क्यों मन को गुमनाम बेचैनी का एक कांटा सा चुभ रहा था। जब भी हम घूमने जाते, हमें कभी भी कोई परिचित नहीं मिलता, और अगर मिलता भी तो वो अलग जाके बात करते। कभी उन्होंने मेरा परिचय किसी से भी नहीं करवाया। अनजाने में मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि क्या ये मेरे साधारण रूप की वजह से ऐसा कर रहे हैं? क्या मैं इन्हें पसंद नहीं हूँ? आपकी खुशी के लिए क्या आप इसे पसंद करेंगे अगर कोई आपको थप्पड़ मारे? एक एक धागा खुल रहा था। उनका हर एक पहलू देखने योग्य था। एक लेखक का घर है, लोगों का राब्ता तो होना ही चाहिए। मैं सबके लिए चाय, पानी और नाश्ता बनाती थी, लेकिन उस वक्त मैंने कभी भी किचन की दहलीज को पार नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने मुझे किसी से भी मिलने से मना कर दिया था। लेकिन एक दिन जब मैं इनके सब दोस्त बैठे थे, हिम्मत करके उनके सामने से गई और बाहर जाके दरवाजे के पीछे बैठ के छुप के सुनने लगी कि ये क्या बातें करते हैं। ये कौन है? इनके सारे दोस्तों ने पूछा। ये मेरी नौकरानी है, इन्होंने कहा। उनके शब्दों को सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, लेकिन मैं कुछ भी हिम्मत नहीं जुटा पाई और मैं चुप होकर अपने नसीब को कोसकर बैठ गई। इन्होंने मुझे नौकरानी बनाकर लाया था। ये बात मुझे बहुत ही चुभ रही थी। बाद में मुझे पता चला कि इनका बाहर किसी औरत के साथ चक्कर भी चल रहा है, और वही सारे फंक्शंस में इनकी पत्नी बनकर जाती है। ये सुनकर सीमा ने कहा, बस अभी बहुत हो गया। इस नकाबपोश का मुखौटा तो फाड़ना ही पड़ेगा। ये केवल आप ही कर सकते हैं, और केवल आपके पास ही वो अधिकार है, क्योंकि उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया है। लेकिन उसके लिए आपको एक योद्धा का रूप धारण करना होगा, वरना जीवन भर के लिए आपको पछताना होगा, और जो अन्याय सहता है वो भी अपराधी है। सीमा ने कहा। सुगंधे ने बात करना बंद कर दिया। उसकी आंख भर आई और वो खुलकर रोने लगी। जैसे ही आवेग कम हुआ, सुगंध ने अपनी आंख पोंछी और सीमा की तरफ देखा। उसे लगा कि उसकी दुखभरी कहानी सुनकर सीमा की आंखों में भी आंसू छलक उठेंगे, लेकिन असल में सीमा के चेहरे के भाव और उसकी आंखों में अंगारे दिख रहे थे। सीमा ने कहा, हमें एक नाटक करना होगा, और देखना, नाटक के पहले प्रयोग में ही वो आपके पैरों में होगा। सीमा ने सुगंधा की हिम्मत बढ़ाई। सुगंधा सीमा के आत्मविश्वास भरे भाषण से प्रभावित हुई, और उसे विश्वास हो गया कि सीमा अवश्य ही कोई वास्तविक देवी होगी। सीमा का हाथ पकड़कर सुगंधा ने कहा, मैं तैयार हूं, तो फिर सुनो। इसके बाद सीमा काफी देर तक बात करती रही, और सुगंधा मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रही थी। हिंदी साहित्य परिषद की गोवा शाखा का 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन आज शाम को किया गया था। पूरा पंडाल साहित्य प्रेमियों से भर गया था। इस मुलाकात का खास आकर्षण था प्रमुख कथाकार, उपन्यासकार सुयोग देव। वे पूरे साहित्य प्रेमियों के गले का ताबीज बन चुके थे, जिन्हें आज हर एक उम्र के प्रशंसक समान रूप से पसंद करते थे। वो आज इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। जैसे जैसे उद्घाटन का समय नजदीक आया, स्वयं सेवकों ने अपना काम का स्पीड बढ़ा दिया। दर्शकों की उत्सुकता तो बड़े चरम पर थी। आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। सम्मेलन अध्यक्ष को पारंपरिक तरीके से आरती उतारने के लिए 5 महिलाएं सामने आई। पहली आरती उतारने वाली महिला को देखकर अध्यक्ष यानी सुयोग देव हिल गए। वो सुगंधा थी। कुछ ही पलों में उसने अपने आप को काबू पा लिया। सुगंधा ने नौवारी साड़ी, नाक में नथ, भांग में कुमकुम, ऐसा छायादार लेकिन आकर्षक चेहरा। इसमें एक युवती फोटो खींचे जा रही थी। आरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया। स्वागत अध्यक्ष के भाषण के बाद सुयोग अध्यक्षीय भाषण के लिए खड़े हो गए। जैसे ही उनकी नजर दर्शकों पे पड़ी, उस महिला यानी सुगंधा को देखकर उनका गला सूख गया। ये यहाँ क्यों आई? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली होगी,
और वो युवती कौन है जो बार बार फोटो खींचे जा रही है और मेरी तरफ अंगार भरी नजरों से देख रही है? सुयोग ने सोचा। हालांकि हवा सुखद रूप से ठंडी थी, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। जैसे वो अध्यक्षीय भाषण देने लगे, उनका आवाज हिल रहा था, मानो उन्होंने नशा किया हो। दर्शक चिढ़ गए। उन्हें अपने प्यारे लेखक से ये उम्मीद तो जरा भी नहीं थी। वे उन्हें सुनने के लिए इतने दूर से आए थे, लेकिन सुयोग के मुंह से आवाज लड़खड़ाते हुए निकल रही थी। दर्शक काफी नाराज हो गए और बोलने लगे, अरे फोकट की मिली तो इतनी नहीं पीनी चाहिए। दर्शक गुस्से में थे, वे विरोध के नारे भी लगाने लगे, कोई होश नहीं है तो इतना क्यों लेते हो? और श्रोताओं के गुस्से को देखकर सुयोग ने आनंद फानंद में अपना भाषण समाप्त किया और उनके बाजू में बैठी उनकी प्रेसी, जो अपने आप को उनकी पत्नी बुलाती थी, दोनों के भी चेहरे पीले पड़ गए। इसका कारण ये था कि उसका अस्तित्व, जिसे हम बेचारी गाय समझते थे, वो कठपुतली नहीं बल्कि एक वास्तविक शक्ति है, बल्कि एक बाघ है। बाकी पूरे कार्यक्रम के दौरान अब ये क्या करेगी, लेकिन जो भी करेगी शायद बहुत भयंकर होगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। सुएग अपने आप में बड़बड़ा रहे थे। बैठक का पहला सत्र समाप्त हो गया। ये दूसरा सत्र था। काव्य का पाठ प्रारंभ हुआ। ऐसा ही एक नाम पुकारा गया। नाम लेते ही वो व्यक्ति मंच पर आकर अपनी कविता ने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। वो नाम था श्रीमती सुगंधा। सुगंधा मंच पर आई। उन्होंने दर्शकों का अभिवादन किया और उनका मुक्त छंद काव्य पढ़ना शुरू किया। कविता का नाम था मुखौटा। कविता में उन्होंने संक्षिप्त रूप से अपनी सारी जीवनी पढ़ डाली। वो दर्शकों को इतना भा गई कि वंस मोर की मांग भी हुई। कविता पाठ समाप्त होते ही बहुत सारी तालियां बजी। हालांकि सुयोग देव और उसके बाजू में बैठी नकली श्रीमती देव का चेहरा ऐसे हो गया जैसे पीटा गया हो। सुयोग के मन में बैठक को बीच में ही छोड़कर भाग जाने की तो प्रबल इच्छा हो रही थी। नकली श्रीमती देव ने भी उसी पर जोर दिया, लेकिन ऐसा करना क्या सही रहेगा? सुयोग जानता था कि ऐसा करेंगे तो पूरे साहित्य जगत में उनका नाम भगोड़ा अध्यक्ष के नाम से मशहूर हो जाएगा। सुगंधा के साथ वो फोटोग्राफर युवती और एक हट्टा कट्टा हैंडसम आदमी राजेश भी था। सुगंधा ने उसकी पहचान अपने पति के रूप में कराई थी। वो युवती यानी सीमा मिस्टर और मिसेज देव के बार बार फोटो खींच रही थी। राजेश ने श्रीमान और श्रीमती देव से कहा, मैं मुंबई से हूँ, मैं आपके घर को जानता हूँ। ये जो तस्वीरें हमने खींची है ना, उसका एल्बम बनाकर मैं आपके घर पे लेके आऊंगा। हालांकि आप घर पर नहीं होंगे तो आपकी नौकरानी तो घर पे जरूर होगी। मिस्टर और नकली मिसेस देव झूठा हंसे। उनके शरीर में मानो तो प्राण ही नहीं बचे थे। अंत में साहित्य सम्मेलन समाप्त हो गया। जैसे ही सुएग ने कॉल बेल पर उंगली रखी, क्षण भर में दरवाजा खुल गया। नौकरानी ने दरवाजा खोला था। जल्दी से बैग हाथ में लेकर वो अंदर चली गई। प्रवेश करते ही सुएग चौंक गया। वहां पर राजेश और सीमा पहले से मौजूद थे। शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ। साथ ही नौकरानी चाय लेकर आई और वो युवा फोटोग्राफर ने चिढ़ाते हुए बोला, अरे क्या तुम अकेले ही वापस आ गए? श्रीमती देव कहाँ है? वो तो गोवा में रह गई। सुयोग काफी डर गया था और उसके मुंह से ततममा ऐसा निकल रहा था। राजेश और सीमा बड़ी मुश्किल से आई मुस्कान को दबा रहे थे। नौकरानी चुपचाप बात सुन रही थी। राजेश ने कहा, अच्छा हुआ जो आप मिल गए, नहीं तो मैं एक नोट लिखने वाला था। वास्तव में हम पुलिस विभाग के लोगों को छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन सुगंधा की जिद की वजह से मुझे 4 दिन की छुट्टी मिल गई। अच्छा, श्रीमती देव गोवा से कब वापस आएगी? वो जब वापस आए तो मुझे तुरंत बताए, नहीं तो 4 दिन बाद सीमा आपको फोन करेगी, है ना? नहीं, तुम मत करो, मैं ही खुद फोन करता हूँ, उसने हड़बड़ी में कहा। ठीक है। उन्हें अपना कार्ड सौंपते हुए राजेश ने कहा, इस पर मेरा नाम, पता और फोन नंबर है, और दूसरा थाने का है, वहां फोन करके तो भी चलेगा। और फिर मुस्कुराते हुए बोले, आशा करता हूँ कि आप मुझे फोन करेंगे, वरना हम पुलिस वाले किसी के पीछे अगर लगते हैं तो छोड़ते नहीं है। और वो जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही राजेश चला गया, सीमा ने कहा, मैंने तुम्हें अपना पता और फोन नंबर दिया है। श्रीमती देव के गोवा से वापस आते ही मुझे बताना। मेरे लिए हमारे साप्ताहिक पति पत्नी और वो के लिए मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। अच्छा लेखक महोदय, कह के वो भी बाहर चली गई। सुयोग को समझ आया कि ये लोग मेरे साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं। जैसे ही सीमा चली गई, सुयोग ने दरवाजा झट से लगा लिया और वो सुगंधा के पैरों में गिर गया। मैं सदा के लिए तुम्हारा दोषी हूँ। मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन आखिरकार ये शाश्वत सत्य है कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई सहारा ही नहीं है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे अनंत अपराध को क्षमा करे। अगर तुमने भी मुझे लात मार दी तो जान देने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। मुझे इस पुलिस जार से प्लीज़ बाहर निकालो और पत्रकार और फोटोग्राफर युवती से बचाओ। अब अच्छी तरीके से मेरी आंखें खुल गई है। एक बार, बस एक ही बार मुझे सुधरने का मौका दे दो। ना मत कहना, इतना भी क्रूर मत बनो। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। खुशी के गर्म आंसुओं के साथ कदमों की आहट मिलते ही सुगंधा सुइयों का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और उनके आंसुओं के माध्यम से उसने मधुर स्वर में कहा, इस क्षण तक के जीवन पर पर्दा डालकर मैं जीवन का सामना करने के लिए तैयार हूँ। उसके शब्द संजीवन के साथ सुयोग खुश हो गया। आवेश में उसने सुगंधा को गले लगा लिया और तब भी जब सुयोग की बाहों में उसकी आंखों के सामने दो चेहरे आए, एक था सीमा का और दूसरा उसके चचेरे भाई राजेश का। दोनों ने उसे अंत तक अच्छा साथ दिया और अपनी भूमिका निभाई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।